वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फ़ीवर की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये सब कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, जिससे आपको रूमेटिक फ़ीवर समझने में बहुत ही ज़्यादा इजी आपको लगेगा। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए एक बच्चा है। क्या है, हमारे पास एक बच्चा आया। ठीक है, बच्चे को क्या है, सोअर थ्रोट। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो है गला ख़राब है। ठीक, अब बच्चे का गला क्यों ख़राब हुआ है? क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया गया है जिसने उसका गला जो है ख़राब किया है। उस बैक्टीरिया का नाम है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका, यानी कि इसका नाम है GABHS। इस बैक्टीरिया का नाम ये है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, हम उस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा किसके खिलाफ? उस बैक्टीरिया के खिलाफ, जिस बैक्टीरिया का नाम है GABHS। क्या? ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये इस बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज़ जाके क्या कर देती हैं? किल कर देती हैं। नॉर्मली तो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कुछ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्या हो गया? बच्चे का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड हो गया। कंफ्यूज्ड हुआ तो इसको डिफरेंशिएट करना नहीं आया, इसको पता नहीं चला डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया के और जो बच्चे के टिश्यूज़ हैं, जो बच्चे के क्या हैं, जो बच्चे के ओन बॉडी टिश्यूज़ हैं, उसके बीच में उसको डिफरेंस नहीं पता चला। बॉडी टिश्यूज़ यानी हार्ट के टिश्यूज़ हो गए हमारे पास, यानी कि जॉइंट्स हो गए हमारे पास, यानी कि ब्रेन के टिश्यूज़ हो गए हमारे पास, या फिर स्किन के टिश्यूज़ हो गए। तो वो बैक्टीरिया और उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है इम्यून सिस्टम, और अपने ही बॉडी के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है? किल करना स्टार्ट कर देता है, अटैक करना स्टार्ट कर देता है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रूमेटिक फीवर हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। रूमेटिक फीवर इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे ही सेल्स को, हमारे ही टिश्यूज़ को क्या कर रही है? अटैक कर रही है। तभी हमने इसको इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला। कॉज्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या हुआ? जब बच्चे में क्या हुआ, जब मैंने अभी समझाया आपको, उस बच्चे में क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। उसको इन्फेक्शन हुआ थ्रॉट में। उसको इन्फेक्शन हुआ कहाँ पे? थ्रॉट में। वो इन्फेक्शन इसको किस वजह से हुआ? वो इन्फेक्शन इसको बैक्टीरिया की वजह से हुआ, जिस बैक्टीरिया का नाम था ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ऑफ चाइल्डहुड, जो क्या इफ़ेक्ट कर सकती है? हार्ट के टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, जॉइंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को इफ़ेक्ट कर सकती है, स्किन को इफ़ेक्ट कर सकती है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमने ये समझा कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई थी हमारी बॉडी ने, वो बाय मिस्टेक क्या करती हैं? हमारा इम्यून सिस्टम हमारा जो एंटीबॉडीज़ है, यहाँ पर इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी डिफेंस एंटीबॉडीज़ जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। किसको? अपने ही ऑर्गन्स को अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं, स्पेशली किसको? हार्ट को, जॉइंट्स को, ब्रेन को, स्किन को, ये सब कुछ, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया ना। अब हम इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, यूजुअली कब रूमेटिक फीवर कब डेवलप होता है? 2 to 3 वीक्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन। जब
स्ट्रेप्टोकोकल थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ होता है, उसके 2 से 3 वीक के बाद रूमेटिक फीवर जो है क्या हो जाता है, 2 से 3 वीक के बाद ये डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमन है ये चिल्ड्रंस में 6 to 15 ईयर्स ऑफ एज, जिन बच्चों की एज जो है 6 to 15 ईयर्स है उनमें ये मोस्ट कॉमन है। और ओनली 20% ऑफ फर्स्ट टाइम अटैक होता है ये एडल्ट्स में, यानी कि 80% जो है ये चिल्ड्रंस को ही अटैक करता है, ओनली 20% ये एडल्ट्स को अटैक करता है। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं एक बार आपको पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझा देती हूँ, ऊपर हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर से आपको बताती हूँ। बॉडी जो है उसने प्रोड्यूस की एंटीबॉडीज़, बॉडी ने प्रोड्यूस की एंटीबॉडीज़। अब बॉडी को प्रोड्यूस किसके लिए करनी थी एंटीबॉडीज़, बॉडी को एंटीबॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस करनी थी, अगेंस्ट स्ट्रेप्टो, ये जो बैक्टीरिया आया उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी ताकि इस बैक्टीरिया को किल कर सके, ताकि इस बैक्टीरिया को वो क्या कर सके, किल कर सके हमारी बॉडी। जिसने हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसने क्या बनाई थी एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज़ जो है क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं हमारी बॉडी के ओन कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ, स्पेशली हार्ट मसल्स के साथ, जिसकी वजह से एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है एट बोथ सेलुलर एंड हार्मोनल लेवल्स, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यानी कि जो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी थी, उन्होंने बैक्टीरिया को किल नहीं किया, उन्होंने अपने ही टिश्यूज़ को, अपने ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि रूमेटिक फ़ीवर है नहीं है, ये सब हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है। अब रूमेटिक फ़ीवर जो होता है हमारे पास, इसको जो है डायग्नोस करते हैं, ये सिंगल टेस्ट, वन टेस्ट से डायग्नोज नहीं होता, ठीक है। सो डॉक्टर्स को एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, सिम्टम्स और लैब टेस्ट चाहिए होते हैं, जिसको हम जॉन्स क्राइटेरिया कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, एक सिंगल टेस्ट से हम ये नहीं सिंगल टेस्ट और करेंगे और ये जैसे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये रूमेटिक फ़ीवर है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिंगल टेस्ट से ये डिटेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, ठीक है। सो डॉक्टर्स को कुछ साइंस चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि साइंस एंड सिम्टम्स, और कुछ लैब टेस्ट चाहिए होते हैं, ताकि उसको ही हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं जॉन्स क्राइटेरिया। क्या कहते हैं जॉन्स क्राइटेरिया, जिसमें वो कुछ लैब टेस्ट, कुछ साइंस, कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ये जॉन्स क्राइटेरिया जो होता है ये हेल्प करता है डॉक्टर्स को, ताकि ये कंफर्म कर सकें इस चाइल्ड में जो सिम्टम्स हैं क्या ये आर रियली ड्यू टू रूमेटिक फीवर और कोई कॉज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, ये जो रिवाइज जॉन्स क्राइटेरिया है, ये डायग्नोसिस इज़ मेड, ये डायग्नोसिस तब बनाया जाता है कि इसमें क्या होता है कि एविडेंस, इसमें ये देखा जाता है कि एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पहले ये पूछा जाता है। अब या हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एविडेंस हो कि हमें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि थ्रॉट का इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है। जो हम कैसे पता लगा सकते हैं, थ्रॉट कल्चर से हम बच्चे का थ्रॉट कल्चर करेंगे, उससे टेस्ट से पता चलेगा कि इसको थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ था या नहीं, या हमें उससे पता चलेगा कि उसमें एलिवेटेड ASLO, उसका एलिवेटेड ASLO जो होगा वो एलिवेटेड होगा। अब ASLO टाइटर होता क्या है, ठीक है। ASLO होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये होता है, ठीक है। अब ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन होता क्या है, जब बच्चे की बॉडी में थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, बच्चे की बॉडी में थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ, जो किससे हुआ हमें पता है, उसका कॉज क्या है, ग्रुप A बीटा हीमोलैटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जिस टॉक्सिन का नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन। इस टॉक्सिन का नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोलाइसिन। तो अब हमारी ये बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है इसी टॉक्सिन के खिलाफ, एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट इस टॉक्सिन के खिलाफ, जिस एंटीबॉडी को हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन
ओ, ठीक है, जिस जिस बॉडी का नाम है, जिस एंटीबॉडी का नाम है ये, आपको मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो, हमारा हमारा ये सीन हुआ कि हमें पता करना था कि हमारे पास बॉडी में क्या हुआ है, एलिवेटेड ASLO है या नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ASLO होता क्या है। ASLO टाइटर होता है, हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी बनाती है, एंटीबॉडी होती है जो हमारी बॉडी बनाती है किसके खिलाफ, वो जो टॉक्सिन ने प्रोड्यूस किया होता है। किसने प्रोड्यूस किया होता है, उस बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया होता है एक टॉक्सिन जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन। क्या नाम होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन उसका नाम होता है। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एक टॉक्सिन है जो वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। उसी टॉक्सिन के खिलाफ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ उस एंटीबॉडी का नाम होता है, ठीक है। तो और एक तो हम इससे चेक कर सकते हैं, अगर एलिवेटेड आया, अगर वो ASLO एलिवेटेड आया हमारी बॉडी में, वो उसका लेवल जो है, उस एंटीबॉडी का लेवल एलिवेटेड है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज है हमारी बॉडी में। इसका मतलब हमें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया था। आई होप आपको ये समझ आ गया। इधर या तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं, या इधर 2 मेजर क्राइटेरिया हो, या एक मेजर क्राइटेरिया हो और 2 माइनर क्राइटेरिया हो। अब मैं आपको मेजर क्राइटेरिया समझाऊंगी और माइनर क्राइटेरिया समझाऊंगी। मेजर क्राइटेरिया क्या होते हैं, मेजर क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास, जैसे मेजर क्राइटेरिया में आता है पॉलीआर्थराइटिस। हमें पता था कि कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हमारे पास इन्वॉल्व थे उसमें, है ना। ये हमने पढ़ा कि कौन कौन से हमारे पास मेजर ऑर्गन्स थे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जॉइंट्स, उसमें जॉइंट इन्वॉल्व था, ठीक है, जॉइंट इन्वॉल्व था, उसमें हार्ट इन्वॉल्व था, जॉइंट इन्वॉल्व था, उसमें स्किन इन्वॉल्व थी, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ इन्वॉल्व थे। ये सब कुछ किसमें इन्वॉल्व था, रिमेटिक फीवर में ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेजर क्राइटेरिया क्या है। मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहला नंबर आता है पॉलीआर्थराइटिस। पॉली का मतलब हम सबको पता है ऑल, पॉली का मतलब होता है ऑल, है ना, ऑल। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, सारे के सारे जॉइंट्स का क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, यानी कि पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है। हमारे पास पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है किसकी, बहुत सारे जॉइंट्स की, लार्ज जॉइंट्स की हमारे पास पेन एंड स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कौन कौन से जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नी जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होगा, एंकल्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे पास एल्बोज इन्वॉल्व होंगे, और हमारे पास रिस्ट होगा। क्या होगा, रिस्ट। ये सब कुछ जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब पॉलीआर्थराइटिस यानी कि सारे के सारे जॉइंट्स, यानी कि माइग्रेटरी जॉइंट इन्फ्लेमेशन इसमें होती है। अब माइग्रेटरी पैटर्न का क्या मतलब है इसमें, कि ये जो है ये मूव करता रहता है अपवर्ड टू आर्म्स, एल्बो, रिस्ट तक ये मूव करता रहता है। यानी कि एक जॉइंट जब इंप्रूव होता है फिर दूसरा जो है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट्स इन लेग्स देन मूव्स अपवर्ड, यानी कि लेग से स्टार्ट होते होते जॉइंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। और जॉइंट्स जो है रेड हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। तो पॉलीआर्थराइटिस का मतलब है सारे के सारे जॉइंट्स जो है, लार्ज जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और माइग्रेटरी पैटर्न ये शो करते हैं जॉइंट इन्फ्लेमेशन, माइग्रेटरी जॉइंट इन्फ्लेमेशन, यानी कि ये लेग से स्टार्ट होता है और मूव करता है अपवर्ड की तरफ। अब हमारे पास आता है कार्डाइट्स, ठीक है। कार्डाइट्स का क्या मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल 3 लेयर्स, यानी कि पेरिकार्डियम का भी इन्फ्लेमेशन हो गया, मायोकार्डियम का भी इन्फ्लेमेशन हो गया, और एंडोकार्डियम का भी इन्फ्लेमेशन हो गया। पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का क्या मतलब होता है, ऑल 3 जॉइंट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैनकार्डाइट्स। तो इसमें क्या हुआ, पेरिकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गया, मायोकार्डियम भी। इसकी वजह से चेस्ट पेन होते हैं बच्चे में चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। और इसमें रूमेटिक फीवर में जो होता है मैट्रल वैल्व भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जो हमारे पास मैट्रल वैल्व होती है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल। ये जो हमारे पास ये मेजर क्राइटेरिया है सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल। अब हमने ये पढ़ा कि पहला जो है जॉइंट इन्वॉल्व थे, तो जॉइंट का ये भी आ गया, हार्ट इन्वॉल्व था, हार्ट का भी आ गया। अब ये जो सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल्स होते हैं ये स्किन के होते हैं, स्किन भी ये इन्वॉल्व था, स्किन भी एक ऑर्गन था जो इन्वॉल्व था तो रिमेटिक फीवर में। तो सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल क्या होती हैं, सबक्यूटेनियस न्यूड्यूल स्मॉल पेनलेस न्यूड्यूल्स होती हैं, लंप्स होती हैं अंडर द स्किन, ठीक है। जैसे एल्बोज में हो गया, रिस्ट में हो गया, नीज में हो गया, या स्पाइन में हो गया, और द बोनी एरियाज और टेंडन्स में ये होते हैं।
होते हैं, ठीक है। ये न्यूड्यूल्स जो होते हैं, ये स्मॉल पी जो होते हैं, जैसे मटर के दाने की तरह ये न्यूड्यूल्स होते हैं, तो अंडर द स्किन, तो स्किन भी इन्वॉल्व हो गया। फिर आता है फोर्थ वन जो होता है एरिथीमिया मार्जिनेटम। एरिथीमिया मार्जिनेटम ये भी स्किन का ही है, जिसमें रेडिश रैश हो जाते हैं हमारे ट्रंक पे, आर्म्स पे, यानी कि कमर पे, आर्म्स पे, और ये स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स विद क्लियर सेंटर। लेकिन ये फेस पे कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, फेस पे ये कभी भी नहीं होंगे। स्किन में रैशेस हो जाती हैं, रेड कलर की स्किन हो जाती है विद क्लियर सेंटर एंड स्प्रेडिंग एज, ठीक है, सेंटर से और स्प्रेडिंग एज तक ये जाती हैं ऑन ट्रंक एंड लिम्स पे, आर्म्स पे, थाइस पे, बट कभी भी ये फेस पे नहीं होती है, ठीक है। रेड जो है, रैश जो है वो स्प्रेड होता है आउटवर्ड की तरफ, और ये रिंग लाइक और सर्कल लाइक हमें लगता है ये, और ये डिसअपियर होता है ऑन प्रेशर्स, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाते हैं जब प्रेशर हम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। ये हमारे पास थे कुछ, ये भी स्किन का था। फिर आता है हमारे पास कोरिया। कोरिया का क्या मतलब होता है? कोरिया में होता है जर्की मूवमेंट्स। कोरिया आ गया, ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व था ना, तो ये ब्रेन भी इन्वॉल्व करता है समटाइम्स, इसमें इंक्लूडेड होता है, जिसमें जर्की पर्पजलेस मूवमेंट्स, यानी कि डांसिंग करता है बच्चा, जो है डांस करता है, और ये गर्ल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बच्चा जो है डांस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ये मोस्टली सीन होता है गर्ल्स में, ठीक है। जर्की मूवमेंट्स, ये हैंड्स, इसके फीट में, और डिफ़िकल्ट होती है बच्चे को ड्रेसिंग करना, बच्चा प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पाता है, इमोशनली चेंजेस आते हैं बच्चे में, तो ये आ गया कोरिया, ठीक है। कोरिया में जिसमें जर्की मूवमेंट्स होते हैं, बच्चा डांस करना स्टार्ट करता है। ये आते थे हमारे पास मेजर क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं माइनर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में आ गया फीवर 101 to 102 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। जॉइंट पेन होगा विदाउट स्वेलिंग, ठीक है। एलिवेटेड ESR एलिवेटेड होगा। सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे पास क्या होगा? एलिवेटेड होगा। WBC हमारे पास एलिवेटेड होंगे। ECG में जो होगा प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, वो जो हम ECG में देखते हैं ना, ऐसे PR होता है, फिर ऐसे PQR ऐसे वाला सीन होता है ना, तो वो जो आएगा एलिवेटेड आएगा। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट रूमेटिक फीवर, और अगर बच्चा जो है, बच्चे में पास्ट रूमेटिक फीवर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ये भी माइनर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले आ गया प्रिवेंशन जो है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? प्रिवेंशन है। अगर हम ख्याल रखें तो प्रिवेंशन से हम बचा सकते हैं ना, प्रिवेंशन से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन, अगर हमें पहले ही पता चल गया, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, जब बच्चे का सोर थ्रोट था, जब बच्चे का गला खराब था, तभी हमने अगर इसको एंटीबायोटिक्स दे दिए, एंटीबायोटिक्स उसको दे दिए, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, किल हो जाएगा। विद एंटीबायोटिक्स प्रिवेंटिव रूमेटिक फीवर होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। इसमें क्या होता है? हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे हमने ड्रग दे दी, पेनिसिलिन वगैरह दे दी है ना, ताकि एस्प्रिन दे दी है ना, ड्रग ऑफ चॉइस, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं फॉर ये जो कार्डियड्स के लिए हम क्या देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इबुप्रोफिन हम पेन के लिए देते हैं। एंटीबायोटिक्स हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए देते हैं विद पेनिसिलिन, है ना। तो ये सब कुछ हम क्या देते हैं? जैसे एंटीबायोटिक की थेरेपी, ताकि हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को रिमूव कर सकें, है ना। इसमें क्या होता है? इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अगर एलर्जिक है वो पेनिसिलिन की, तो एरिथ्रोमाइसिन कैन बी गिवन। ये सब कुछ हम क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ताकि वो मर जाए, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स हम इसलिए देते हैं। अब हमारे पास आता है कि लॉन्ग टर्म ये जो प्रोफिलैक्सिस होता है, ये क्यों देते हैं? रूमेटिक फीवर आ सकता है, कम बैक कर सकता है विद अनदर थ्रोट इन्फेक्शन, तो मंथली इंजेक्शन हम देते हैं, ठीक है। ये हम मंथली इंजेक्शन देते हैं, और ये कंटिन्यू होता है 5 ईयर्स तक आफ्टर फर्स्ट अटैक, अनटिल जब तक वो 21 ईयर्स का ना हो जाए, ठीक है। ये सब कुछ डॉक्टर डिसाइड करता है। तो बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज, और बेड रेस्ट हम एक्यूट फेज में इसलिए देते हैं, क्यों हम बेड रेस्ट उसको एक्यूट फेज में देते हैं? क्योंकि हार्ट जो होता है वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होता है। क्या होता है? इन्फ्लेम्ड होता है, वीक होता है ड्यूरिंग एक्यूट फेज। तो चाइल्ड को जो है कंप्लीट बेड रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब तक उसका फीवर जो है वो सेटल हो जाए, है ना, थोड़ा कम हो जाए उसका फीवर, उसका ESR जो है ना, इरिथ्रोपोइटिन सेडिमेंटेशन रेट जो है उसका क्या आ जाए? नॉर्मल आ जाए, है ना, और हार्ट रेट जो है वो रिटर्न हो जाए नॉर्मल। तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब कुछ की पॉइंट्स। रूमेटिक फीवर जो है वो हमारे जॉइंट्स को लिक कर देता है, लेकिन अगर एक बार उसने
हार्ट की तरफ आ गया रूमेटिक फीवर, हार्ट के टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर लिया, तो बंदा ख़त्म है, तो वो चाइल्ड ख़त्म है। क्योंकि हर एक जब भी उसको रूमेटिक फीवर के एपिसोड्स आते रहेंगे, है ना, रूमेटिक फीवर उसको होता रहेगा, तो उसका हार्ट की लेयर्स उतनी उतनी उसकी हार्ट की लेयर्स जो हैं, है ना, वो डैमेज होती रहेंगी, वो डैमेज होती रहेंगी। तो जॉइंट्स का टेम्परेरी होता है और जॉइंट्स ठीक भी हो जाती हैं, बट कार्डियक डैमेज जो होता है वो परमानेंट होता है, जिसकी वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है।